बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को राजा फैसल का सलाम। उम्मीद तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, डेंटल ट्रीटमेंट के बाद आज मैं फाइनली आपके लिए हाजिर हुआ हूँ हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, हेयर प्लस इंटरनेशनल रावलपिंडी ब्रांच में मौजूद। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फवाद साहब। इनसे तमाम तर वो आपके जहनों में जो सवालात पैदा हो रहे थे वो उनसे पूछेंगे, शामिल करेंगे कि वो कॉज़ क्या है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, आया कोई ट्रीटमेंट भी मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, बेसिकली आप ये जो इब्तदाई चीज़ें हैं ये हमारे ऑडियंस के सामने रखिएगा। सबसे पहले आपसे हम आपका इंट्रोडक्शन करेंगे। आप अपने इस फील्ड में एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन कोर्स से जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप सारे लोग सवालात करते हैं तो आप जी। सामने रख लें। तो हेयर ट्रांस वैसे तो मुझे सर्जन बने हुए तकरीबन 32-33 साल हो गए जी। और हेयर ट्रांसप्लांट से तकरीबन 24-25 साल का एक्सपीरियंस है। बल्कि हम लोग पिंडी इस्लामाबाद में शुरू करने वाले पायनियर्स में शामिल हैं और इस 25 साल तकरीबन क्वार्टर ऑफ सेंचुरी में आप कह लें कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सारी स्टेजेस से, एवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुजरा है। एक ज़माना था कि हम स्ट्रिप लिया करते थे, बड़ी नैरो स्ट्रिप होती थी बिल्कुल। और उस वक्त फिर उसको कट करके स्लाइसेस बनाना, फिर इंडिविजुअल फॉलिकल्स बनाना, उसमें काफ़ी सारा डैमेज हो जाता था। फिर सपोर्टिव पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स भी इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं थी, तो रिजल्ट्स इतने प्रिडिक्टेबल नहीं थे। शुरू-शुरू में तो मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बड़ी हिम्मत है, हम जो अर्ली 5-10 साल गुजार गए हैं जिसमें पैसे के लोगों से और रिजल्ट्स भी पुअर आना, फिर उनको फेस करना। तो बहरहाल आहिस्ता-आहिस्ता कुछ जब ये नेट के राब्ते हुए और ये मोबाइल और टेली मेडिसिन ज़्यादा कॉमन हुई तो फिर दुनिया का एक्सपीरियंस यूरोप का, अमेरिका का, इंडिया का, सिंगापुर का, हांगकांग का, तो जब ये शेयर करना शुरू किया, कुछ खुद चक्कर लगाए 1-2 ममालिक में, तो उससे जो डेवलपमेंट्स हुई फिर अल्टीमेटली तकरीबन 2011-12 में आके वो स्ट्रिप वाला मेथड ऑब्सलीट हो गया। उसमें ब्लीडिंग बहुत होती थी प्रोसीजर करते हुए, पोस्ट ऑपरेटिवली फेस की स्वेलिंग हो जाती थी और रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आते थे, बाद में तकलीफ भी बहुत होती थी। फिर ये 2011-12 में जो FUE टेक्निक आई, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, यानी अलग-अलग फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो पहले हम मैनुअली हाथ से किया करते थे, पंच बायोप्सी वाला फोर्सेप्स जो स्किन स्पेशलिस्ट यूज करते हैं, तो एक-एक ग्राफ्ट निकालते थे, उसमें भी फिर सारे हाथ थक जाते हैं। 2000, 2200, 2500 तक ग्राफ निकलते थे। फिर ये छोटी कोरियन चाइनीज मेड मशीन्स जब अवेलेबल हुई, ये ड्रिल के टाइप की मशीन्स हैं, उसमें फिर हमें एक्सपर्टीज भी वक्त के साथ बेहतर होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग 3000, 3500, 4000, इवन अब 5000 के फिगर्स को भी टच कर जाते हैं, क्योंकि वो जो पॉइंट मशीन के आगे लगा हुआ है उसके कैलिबर भी छोटे हो गए जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। पहले 1 मिलीमीटर हुआ, बल्कि 1.1 मिलीमीटर होता था, फिर 1 मिलीमीटर, फिर वो 0.9, 0.8, अब 0.7 का भी अवेलेबल है। इससे नंबर ऑफ ग्राफ्स और क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट बेहतर हो गई है। पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन बड़ी अच्छी अवेलेबल हैं। तो इन्होंने जो पहले सवाल किया था कि क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देखें अवेलेबल होती ना, तो इतनी प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी जो करने वाले के लिए भी थका देती है और करवाने वाले के लिए तो कभी भी कामयाब ना होती। अब तो मतलब एक रूटीन बन गई है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट बाल्डनेस की एज सच कोई है नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो इसमें फैक्टर्स हैं, एक जीन्स का मौजूद होना, आप अगर किसी बाल्ड कहना चाहिए या गंजे बंदे की औलाद है या उसके भाई सगे आपके चचा ताया या मामू गंजे हैं और आप मेल हैं, ये दोनों ऐसी चीजें, क्योंकि गंजापन मर्दों का प्रॉब्लम है, फीमेल्स का नहीं है, बॉडी के हार्मोन्स की वजह से। तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और जीन्स का होना, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं बाल्डनेस डेवलप होने में। और जो ही 17-18 साल की उम्र में बंदा जवानी को पहुंचता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट होती है टेस्टिस से, तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ये उसका एक नॉर्मल एक्शन है हार्मोन का। जैसे मर्दों की आवाज मोटी हो जाती है, चेहरे पे मूछें और दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं, इस तरह सर के बाल फ्रंट के गिरना शुरू हो जाते हैं। ये कोई मतलब बीमारी नहीं है, उस हार्मोन का एक नॉर्मल एक्शन है। लेकिन जिसके गिरते हैं वो बालों को, चूंकि बाल चेहरे की जो आपकी लुक्स है उसको बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, तो फिर बंदा जब वो कॉम्प्लेक्स महसूस करता है तो फिर वो ट्रीटमेंट पे निकलता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो उसमें कामयाब है ही नहीं, क्योंकि जो काज है मेडिकल में, जो ट्रीटमेंट होती है ट्रीटमेंट ऑफ द काज, तो काज तो इसका अनट्रीटेबल है। यही है कि हम बैक से जो परमानेंट बाल होते हैं उनको उठा के आगे लगा दें। सो दिस इज द रीजन, चूंकि मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं हमारे कोलीग भी, जूनियर भी, सीनियर भी, क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड भी, लेकिन वो बस
क्योंकि जैसे वो आपको पता है कि डूबते को तिनके का सहारा, जिसको बाल गिर रहे होते हैं वो किसी भी जगह चला जाता है कि यार मुझे कोई ऑयल मिल जाए, कोई स्प्रे मिल जाए, सर्जरी से मेरी जान छूट जाए। तो वो पॉसिबल नहीं है, वो तो ट्रीटमेंट अब हेयर ट्रांसप्लांट में ही है। तो अब ये टेक्निक काफी इंप्रूव कर गई है, काफी पेन फ्री हो गई है, पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग अब कोई नहीं होती और रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हो गए। तो इसलिए ये कामयाब है। बड़े शहरों के अलावा अब तो छोटे शहरों में भी सेंटर्स डेवलप हो गए हैं। और ये सारी थोड़ी सी हिस्ट्री है हेयर ट्रांसप्लांट की और प्रोसीजर की। सर इसमें सारा दारमदार जो होता है डोनर एरिया पे होता है सारा टोटली डोनर डिपेंडेंट है। किसी सर्जन की कोई क्वालिटी नहीं है, किसी करने वाले को कुछ नहीं है। अगर डोनर ही कमजोर है, उसमें रूट्स ही अवेलेबल इतनी है कि 2000 निकाल, क्योंकि सारी तो निकाल नहीं सकते। सारी निकालेंगे तो बैक ऑफ हेड, जिसको हम डोनर एरिया वर्ड यूज करते हैं, वो बाल्ड हो जाएगी। तो वो तो कोई बंदा भी नहीं चाहता कि यार फ्रंट पे बाल आ गए, पीछे से मैं गंजा हो गया हूँ, वो भी बुरा लगता है। तो एक लिमिट तक आपको निकालने पड़ते ताकि बैक का इम्पैक्ट भी खराब ना हो और फ्रंट के लिए बाल भी अवेलेबल हो जाए। तो ऑल थिंग इज डोनर डिपेंडेंट। बस आपका सर्जन का या जो स्पोर्टिंग पैरामेडिकल स्टाफ का यही कमाल है कि रूट्स को इतनी एहतियात से निकाले कि निकालते हुए और लगाते हुए डैमेज ना हो और लग जाए बिल्कुल ऐसे ही। तो उसी फिनोमेना पे बेस्ड है। जो नर्सरी से हम छोटे फूल ला के लगाते हैं या चावल की पनीरी काश्त करते हैं, तो उसका जो जमींदार होता है उसका यही रोल है कि आराम से तरीके से चावल की पनीरी को ला के फील्ड में लगा दे। बाकी सब अल्लाह तवक्कल ये ग्रो करता है। तो जो सारे कहते हैं जी चाइनीज मेथड है और कोरियन मेथड है, ये बेसिकली अल्लाह वाला मेथड है। वही मालिक का कम फल फूल लाना हो तो मालिक ने लाना है, माली ने बस थोड़ा सा पानी देना है। पानी से मुराद यही है कि रूट्स आप अच्छी तरह लगाएं और पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन उनको साइंटिफिक लाइंस पे दें, तो फिर अल्लाह करता है वो रूट्स ग्रो कर जाती हैं। सर एक सेशन में मैक्सिमम कितने रूट्स लग जाती हैं? देखो निकालने वाले तो 6000 का भी क्लेम करते हैं, मैं उनको डाउट तो नहीं करूंगा। हम सच्ची पूछे तो 5500 तक हमने निकाली है, लेकिन फिर निकाल के होता है कि यार बैक में बाल्डनेस डेवलप हो जाए तो हमने अपने आप को 5000 तक लिमिट कर लिया। अगर किसी को, अक्सर लोग होते हैं जिनकी दाढ़ी में बाल कम होते हैं या फिर इस साइड आई साइड पे, वो भी लग जी बिल्कुल, उसमें तो बड़े आला बियर्ड के बाल तो बड़े अच्छे ग्रो कर जाते हैं। आईब्रोज के, इवन आई लैशेस के भी हमने लगाए हुए हैं। और जो इनको पलके कहते हैं ना, कि बड़ा डिफिकल्ट और टेक्निकल। आईब्रोज तो फिर सेफ जगह है, नीचे बोन है, आंख दूर है, तो ये पलकों के बाल है, ये भी लगाए हुए हैं। फिर बियर्ड और मुझे ये तो रूटीन में तो मेरे हर महीने में 1-2 बंदे आ जाते हैं। किसी को कट लगा होता है, स्कार लगा होता है, बाजों की दाढ़ी आती ही नहीं है, थोड़े से यहाँ बाल होते हैं, चंद के यहाँ बाल होते हैं। उनका दिल होता है खासतौर पर जो मुसलमान होते हैं कि यार हमारे चेहरे पे भी सुन्नत रसूल हो, तो वो फिर जब आके करते हैं तो हम उनको बड़ा अच्छा खूबसूरत लगा देते हैं। और दूसरा सर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं, अनरजिस्टर्ड इदारे मौजूद हैं, जो नॉन क्वालिफाइड लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए खास करके कश्मीर के लोगों की बात की जाए तो वो बड़े परेशान रहते हैं, कंसर्न रहते हैं कि शायद करवाना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल जन्म लेता है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं, नहीं है। देखें साइड इफेक्ट तो कोई भी सर्जरी है उसको डेफिनेटली है। इवन एक सिंगल इंजेक्शन जो अब क्लिनिक पे लगता है, बाज़ औक़ात चांस तो उसका बहुत रेयर होता है। जनरल प्रैक्टिस वाले जो डॉक्टर होते हैं, पेन किलर या आपको बुखार के लिए टीका लगाता है, रिएक्शन होकर पेशेंट जो है वो बड़े सीरियस रिएक्शन कोलैप्स कर जाता है। तो साइड इफेक्ट्स तो हैं। तो इसलिए ये कराने वाले को चाहिए कि वो थारो इन्वेस्टिगेट करके, आफ्टर ऑल मुझे समझ नहीं आती जो क्लिनिक्स तो बन गए हैं अनक्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड लोगों के, कराने वाले कैसे अपना सर जाके आगे रख देते हैं। यार सर पे ऑपरेशन होना है, कम से कम आप इन्वेस्टिगेट तो करो। ये जिसका बोर्ड लगा हुआ है, नाम लिखा है, वाकई वहां पे मौजूद है, और अगर मौजूद भी है तो क्या वाकई वो क्वालिफाइड है। मैं जाली डिग्री तो उसके पास नहीं है। कम से कम आपने 70-80 हजार, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया देना है और सर पे ऑपरेशन कराना है। आंखें उसके करीब है, दिल दिमाग करीब है उसके, तो वो बगैर सुने सुनाए जो लोग चले जाते हैं उन पे अफसोस होता है कि आप पहले सेंटर को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें। बल्कि लोगों का हक बनता है कि कहिए हमें ऑपरेशन थिएटर दिखाएं, आप कहाँ हमारा ऑपरेशन करेंगे। वो जब तक साफ सुथरा एक ऑपरेशन थिएटर की लुक होती है, आप गंदी जगह किसी छोटे होटल पे जाएंगे, उसका किचन गंदा होता है, वहां बैठ के खाना नहीं खाते कि यार इसके तो देगचे और प्लेटें भी गंदी है, हम क्या खाना खाएं। लोग जाके ऑपरेशन कराते हैं। तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि जो नॉन क्वालिफाइड है, उन्होंने भी रोजी कमाने के लिए बैठे, जो कराने वाले उनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट और थारोली स्क्रूटनाइज करना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं, उनका सेटअप क्या है, उनके क्वालिफाइड स्टाफ क्या है, बल्कि पूछना चाहिए कि यार आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, डिग्री किधर है आपकी। तो ये सारी चीजें कराने वालों की ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, करने वालों की तो खैर चलो गैर जिम्मेदारी है ही। पूरे प्रोसीजर पे कितना टाइम लगता है मैक्सिमम एक सर्जरी पे? 6 से 8 घंटे।
इवन 9 घंटे भी बाज़ लग जाते हैं और एक ही सेशन में हो जाती है। मोस्टली हमारी कोशिश होती है अच्छा रिजल्ट आ जाए, बंदे को दोबारा ना करवाना पड़े। लेकिन अगर डोनर एरिया वीक हो और बाल्ड एरिया बहुत खुला हो, बाजू के सर बहुत बड़े और खुले होते हैं, तो फिर 2 सेशन करने पड़ते हैं। सर आखिरी सवाल, हमारे कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जैसे आपने मेंशन कर लिया कि ट्रीटमेंट आज तक कोई नहीं आई जी, कि नेचुरली कोई नेचुरल वो पॉसिबल नहीं है, बाल आना शुरू हो जाएं, लेकिन कश्मीर में कुछ दुकानें ऐसी चल रही हैं जो स्प्रे सप्लाई कर रहे हैं कि इससे बाल आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली इनका क्या असल में मैंने पहले भी जिक्र किया, शायद उस पॉइंट पे आपने स्ट्रेस नहीं किया, ये बीमारी नहीं है। कोई बीमारी होती तो इसकी ट्रीटमेंट निकलती नहीं, ये टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल एक्शन है। जैसे मर्दों के शाने चौड़े हो जाते हैं तो वो कोई बीमारी नहीं है, औरतों के ब्रेस्ट निकल आते हैं तो वो बीमारी नहीं है। वो तो अल्लाह ने एस्ट्रोजन को बनाया ही ऐसे है कि वो ख्वातीन के ब्रेस्ट बड़े हो, मर्दों में नहीं निकलते। तो टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल एक्शन है, तो इसलिए इसकी तो ट्रीटमेंट मेडिकली पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट अ डिजीज। ये एक नॉर्मल अपीयरेंस है कि जैसे चेहरे पे दाढ़ी निकल आई, आप जी को दाढ़ी का इलाज करें, तो दाढ़ी का इलाज तो नहीं हो सकता। अगर आप में मर्दानगी है, आप में शहवत है, आप में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रही है, तो ये बाल निकल आएंगे, मूंछें भी निकल आएंगी। तो ख्वातीन में चूंकि ये नहीं होता तो इसलिए उनमें होता है, तो इसलिए इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। आप सही कह रहे हैं, बात वो पहले भी मैंने जिक्र किया कि चूंकि बाल्डनेस एक ऐसी चीज है, बाल इतना वो चेहरे पे इम्पैक्ट डालते हैं, जब उस बंदे को आसरा मिलता है कि यार फला बंदा ये वाला तेल देता है या वो साथ ये स्प्रे एडवाइस कर रहा है, तो चलो यार 2-4 हजार रुपए में लेट अस ट्राई, तो वो लोग ट्राई करते हैं, लेकिन वो 101% फेल हो जाता है, इसलिए कि उसकी वो मेडिकल ट्रीटमेंट है ही नहीं। बिल्कुल। जी नाज़रीन, डॉक्टर फवाद साहब की आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी, जिसमें एक चीज़ तो क्लियर होगी ना, तो आप किसी ऑयल या कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे अभी तक आई है। तो फाइनली अगर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, क्वालिफाइड सर्जन यहाँ पे और ऑन द टाइम मौजूद होते हैं। 25 साल से ये इदारा सर्व कर रहा है। हेयर प्लस इंटरनेशनल चांदनी चौक रावलपिंडी में मौजूद है। एड्रेस प्रॉपरली आपको बड़ा इजी है, मेन चांदनी चौक तो मशहूर तरीन स्पॉट है। जितने भी लोग आने वाले यहाँ पे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं, कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पे।